इस्तांबुल भी देसी आदमी के ख्वाब जैसा है जो रिवायत से जुड़कर दुनिया की हर खूबसूरती के तस्वीर को तस्वीर करना चाहता है। इस्तांबुल जहाँ मशरिक और मगरिब आकर मिलता है। कभी मशरिक़ गारब दिखाई देती है तो कहीं यूरोप की हवा का एक बुदका सा आता है और आदमी को पूरा कर दे जाता है। अगर आदमी ने यूरोप ना देख रखा हो तो यार यूरोप की झलकियाँ जरूर दिखाई देती है, और अगर यूरोप का बाशिंदा हो तो यह मशरक़ की तस्वीर रखता है। इस्तांबुल के बरकल दरमियान से गुजरते खूबसूरत दरिया दरिया बासफोरस के किनारे मौजूद एक बुलंद बाला बुलंद के आखिरी फ्लोर पर अभी अभी एक लड़की को पहुंचाया गया था जो बर्तानिया से एक लंबी फ्लाइट के बाद इस्तांबुल पहुंची थी। चेहरे से थकन और घबराहट का एहसास बिल्कुल नुमाया था। टेबल पर रखे पानी के गिलास को होठों से लगाते हुए इसकी नजर बार बार अकब में बैठे पुलिस सहकार जैक की तरफ जा रही थी। जैक ही वो वाहिद शख्स था जिसको वो यहाँ जानती थी। अब दोनों की मुलाकात भी कुछ देर पहले ही हुई थी। जैक ही इसे यहाँ लाया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज इंस्पेक्टर मार्क। उम्मीद करता हूँ कि आप इस छोटी सी प्रेजेंटेशन को पूरी तवज्जो से सुनेंगे। स्क्रीन के सामने खड़े होते ही उसकी बुलंद आवाज में कमरे में मौजूद हर शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। हम सब जानते हैं कि तुर्की गेट वे ऑफ यूरोप पेशा भर के लोगों के लिए गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का सबसे आसान रास्ता इस्तांबुल है, और ये लोग जब गैर कानूनी तौर पर यूरोप में घुसते हैं तो साथ बहुत सारे कानूनी साह भी लाते हैं। असल है हेरोइन दरगज इंसानी आज़ा और जिस्म फरोशी के लिए अगवा की गई यशीन लड़कियां भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को देखा जाए तो पता चलता है कि पिछले चंद सालों से यूरोप भर में दरगज और गैर कानूनी इंसानी आज़ा की तफसीर बहुत बढ़ रही है। अगर यही सिलसिला चलता है तो चंद सालों में यूरोप का एक बड़ा हिस्सा हिस्सई मुबारक की तरह दरगज पर शिकार हो चुका होगा। यूरोप भर में दरगज और इंसानी आज़ा की खरीद फरोख्त का ये सारा नेटवर्क लोकल यूरोपियन और गरीब ममालिक से आने वाले अफराद की मदद से एक मनज़म तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि यूरोप को पहली बार इस मसले का सामना है। इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तांबुल से सम्मेलन का ये सारा नेटवर्क रस्तम शाह नामी एक शख्स ऑपरेट कर रहा है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें इस शख्स का पता है तो हम इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते। इंस्पेक्टर मार्क सवालिया नजरों से सबके चेहरों की तरफ मुतवज्जा हवा प्रॉब्लम हज डेट के रस्तम शाह नाम के 4 डर डेर इस्तांबुल में काम करे। अगर हाँ हल्की से भी किसी नकली रस्तम को गिरफ्तार करते तो अस्सी रस्तम चौका हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ रस्तम शाह को गिरफ्तार करना नहीं बल्कि इस नेटवर्क को भी खत्म करना है, जो तभी मुमकिन है जब हम असली रस्तम को गिरफ्तार करें। रस्तम शाह नंबर 1 इस्तांबुल के मशरकी हिस्से, दूसरा रस्तम शहर के वसत, तीसरा रस्तम एयरपोर्ट के करीब और चौथा मुमकिन रस्तम इस्तांबुल के मगरबी हिस्से में है। हमें जिस रस्तम शाह पर सबसे ज्यादा शक है वो है दूसरा रस्तम जो शहर के ऐन वसत में है, मगर इस दूसरे रस्तम शाह की भी मजीद 3 शनाख्तें हैं। ये रस्तम शाह काशिफ राना और वलीम राठौर 3 मुख्तलिफ शनाख्तों से जाना जाता है। हमारा मिशन इस 3 नामों वाले शख्स की असली शनाख्त जानना और रस्तम होने की सूरत में इसे गिरफ्तार करना है। इसकी एक ही कमजोरी है और वो है परिस्पोषण। जी हाँ, ये शख्स औरतों का रसिया है। औरतों में भी इसकी पसंद ऐसी लड़कियां हैं, और अगर लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान या इंडिया से हो तो उसके लिए खुद पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है। प्लान बहुत सादा है। हमारी कोई सेक्रेटेरिएट एक परिस्थिति के रूप में इसके पास जाएगी और शनाख्त होते ही हमें सिग्नल देगी और हम इस शख्स को गिरफ्तार कर लेंगे और ये काम करेगी। बस फाइमा इंस्पेक्टर मार्क ने परेशानी से हुट करती लड़की की तरफ इशारा किया जो मजीद सहन गई थी। बस फाइमा कुछ वैसा पहले एक बरतानवी शहरी मिस्टर फिरोज से शादी के बाद पाकिस्तान से बरतानिया सफर हुई थी, और बरतानिया आते ही कुछ वजूहात की बना पर उनका तलाक हो गया। बस फाइमा पर्सनली ये PhD स्कॉलर है और वी हाल से उस मुश्किल को लिए कॉफी का ऑप्शन भी फाइमा का आप सुनते ही सब की नजर इस लड़की की तरफ कोई जो जैसे पसीना साफ करने का भाना बहुत जबरदस्त आ रही थी। इसके बदन की कपट वहां बैठे हर शख्स पर आया हो रही थी। मारक इस लड़की की कोई ट्रेन नहीं है। ये माजी में किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा नहीं रही है। तुम कैसे इससे ये उम्मीद रखते हो कि ये लड़की इस मिशन को मुकम्मल कर पाएगी? एक सीनियर ऑफिसर ने लॉजिकल सवाल मारक के सामने रख दिया था। फाइनल की घबराहट और जल्द चेहरे ने ही सब कुछ तय कर दिया था कि वो किसी तरह भी इस मिशन के लिए मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल से यही लड़की बेहतरीन है। अगर हम किसी ट्रेंड लड़की को इस्तेमाल करेंगे तो वो फौरी पकड़ी जाए, और वैसे भी मैं और मेरी टीम हमेशा इसके साथ हो। फाइमा को ही इस मिशन के लिए सेलेक्ट करने की बहुत सी वजूहात है। ये एक पढ़ी लिखी खातून है, एक पाकिस्तानी है जो कि हमारे टारगेट की कमजोरी है, और सबसे अहम ये बरकल इन ट्रेन है और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम करने का कोई तजुर्बा नहीं रखती, जिसका मतलब है कि फाइमा खुद से ज्यादा पर करे और किसी को स्पर्श भी नहीं होगा। मारक, मेरा नहीं ख्याल कि ये बेहतर ऑप्शन है। बहरहाल अगर तुम्हें ठीक लगता है तो आई यू नो इशू, क्योंकि इस मिशन की फाइनल रिपोर्ट भी तुमने ही जमा करवानी है। मारक का जादू जुवैट सब वो बहुराना अंदाज में आंखें बंद करते हुए मुस्कुरा दिया। ये सिर्फ एक लाइन है, एक हकीकत है। मारक 30 साल एक खूबसूरत नौजवान था। हेशिन चेहरे पर खूबसूरत यूरोपियन आंखें इसके चेहरे की कशिश में इजाफा कर देती थी।
वो अपनी हाजिर दमारी से कम उम्र में ही कई खुफिया मिशन कामयाब करवा चुका था। इसका दबाव किसी सकल कंप्यूटर की मानंद बेवक्त चारों तरफ चलता था। वो एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ चीज़ें सोच कर उन्हें लिख सकता था। इसकी यही खुदादा सलाहियतें उसे कैरियर के आगाज पर ही इतना आगे तक ले आई थी कि वो कम उम्र में ही इंटरनेशनल मिशन को लीड करने वाला था। इस ब्लैक होल में हम तब तक किसी के लिए अहमियत रखते हैं जब तक इसे हमारी ज़रूरत रहती है। यहाँ हर रिश्ते की बुनियाद सिर्फ लालच है। मोबाइल पर माह की दर्जनों कार्य देखकर इसके दिमाग में फारिस फिर अपने अल्फाज के साथ अमद आया था। फाइबा लंदन आने के बाद से फारिस को भगाने की 1000 कोशिशों में नाकाम रही थी। वो उसे हर मोड़ पर याद आया था। वो उसे तो पाकिस्तान छोड़ आई थी, मगर उसकी मोहब्बत के एहसासात उसके बदन पर हमेशा के लिए चिपका थे। इसके अल्फाज उसके दिमाग के दरीचों में गूंजते थे। वो हर इस लम्हे अपनी बेबसी पर चिपकती थी जबकि इस ब्लैक होल की दगदग उसे अपने अंदर दर्शाती थी। वो नम आंखों के साथ फैली दुनिया में कोई फारस की बातों का एहसास महसूस कर रही थी कि फोन पर आकी माह की एक और कॉल ने फाइमा को ख्यालात की हसीन वादियों से वापस रखते हुए रिश्तान में थे। मुझसे ये नहीं होगा माँ, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं? वो फोन काम को लगाते ही वहां से हुई थी। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर यही एक रास्ता है। अगर तुमने कभी की बात नहीं और इस मिशन के लिए राजी ना हो तो वो मुझे किसी सूरत तरह और मैं हमेशा यहाँ हंसी रहूंगी। तो हाफिज कंप्यूटर कर बंदू क्यों चलाती हो? हाँ ये चाहती हो क्या वहाँ वीडियो कॉल ग्रुप बन जाओ? फाइव मेरी कोई भी बात तो उस कॉल को भी फाइव नहीं कर सकती। उसके क्या तुम मीट वो की बनो तो क्या तुम्हारी चुनती बिनती काल बन जाए सिर्फ इसलिए कि उस मिशन की कौन आगे पर हामिल तो वीडियो वो दो और मेरे को भी वो तो भी को अब बाबा वो हो तो मेरा सा का हो सकता। फाइमा कभी भी इस मिशन के लिए तैयार नहीं थी। उसे जबरदस्ती लंदन से इस्तांबुल शिफ्ट किया गया था और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। एक दफा पहले भी इसकी बहन से पाकिस्तान से लंदन शिफ्ट करते हुए उसकी जिंदगी अजाब बना चुकी थी और अब फिर एक नया अजाब उसका मुंतजर था। इंसान की सोच हमेशा अपनी जात और अपने फायदे तक महदूद रही है। वो किसी दूसरे का फायदा भी तभी करता है जब उसे उसमें अपना फ़ायदा नजर आ रहा हो, और अक्सर तो इंसान सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए किसी दूसरे को रंगीन ख्वाब देखा कर उसकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। यही कुछ फाइमा के साथ भी हुआ था, जिसको उसकी बड़ी बहन माह हसीनों को सुकून ज़िंदगी के रंगीन ख्वाब देखा कर लंदन ले आई थी। माह के दिखाई गए सबज बारात और किसी हद तक माह के राब और दबदबे की वजह से वो लंदन आने के लिए राजी तो हो गई थी, मगर उन सबज बारात की हकीकत एयरपोर्ट पर ही खुलकर सामने आ गई थी। इसकी हंसती खुलती जिंदगी में पहला खौफनाक धमाका तो एयरपोर्ट पर ही हुआ था, और फिर इसके बाद जिंदगी ने कभी उसे संभलने का मौका नहीं दिया। बर्मिंघम की एक सर्द शाम मुस्लिम बिला के एक खूबसूरत वीरा में आतिश डाल के घर बैठा, फिर खूबसूरत दुआ सर्दी की शिदत को कम करते हुए हसरत भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहा। फिरोज की ऑफिस से वापसी पर हमेशा माह ने फिरोज की गोद को अपनी कर्सी बनाया था। अब यूं इससे दूर बैठना माह को मौत दिखाई दे रहा था, और वैसे भी अब वो फिरोज को हसरत भरी नजरों से देखने के अलावा कर भी क्या सकती थी। वो इसके निकाह से खारिज हो चुकी थी और फिरोज इसके लिए नामहरम हो चुका था। इस सब में फिरोज का कोई कसूर नहीं था, और शहीद मानूर भी इस मामले में मासूम ही थी। कसूर था तो सिर्फ किस्मत की तदबीरों के सामने इंसान की तमाम चालाकियां लम्हे भर में दम तोड़ जाती हैं, और वो हवा में उड़ते बेजान पतों की मानिंद किस्मत के फूले खाता कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह करता है। वाट इस मिशन को मुकम्मल कर पाए। फिरोज ने अफसरदा लहजे में आंखें चढ़ाते हुए वहां को मुखातब किया था, अगरचे जो हो रहा था उसमें फिरोज बेकसूर था, मगर उसके बावजूद वो एक दूसरे से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों कबीर के सामने बेबस थे। मुझे नहीं पता फिरोज वहां में जाता। ये एक मुश्किल टास्क है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कुर्बानी दे सकती है? सवाल ये नहीं है फिरोज की वो कुर्बानी दे सकती है या नहीं, सवाल यह है कि क्या इस मिशन के बाद भी कभी मुझे आज़ाद करेगा या नहीं। मैं मजीद एक पर इस शख्स के निकाह में नहीं रह सकती। काश हम कितना बड़ा कदम कभी न उठाते। हाँ, फिरोज ने बेबसी से अपना सरा हमने दबा क्या उससे बेहतर था हम कभी लंदन ही न आते। फिरोज के लहजे से बेबसी झलक रही थी। इन दोनों की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। माह 25 साल की एक मल्टी टैलेंट लड़की थी। खूबसूरती और हसन के साथ जब जहानत और टैलेंट मिल जाए तो किसी भी लड़की को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। और वैसे भी मिडिल क्लास लड़कियों को जब सक्सेस नजर आए तो उनके चलने की रफ्तार खुद तेज हो जाती है। यही सटोरी मानूर की थी, जिसने अपने हसन को अपना हथियार और जिंदगी में आगे बढ़ने के जंगों को अपनी ढाल बनाया, और हर कदम जिंदगी में आगे निकलती चली गई। किसकी आगे बढ़ने की प्यास फिर बजस में फिरोज अकबर खान से शादी के बाद भी खत्म नहीं, और यही प्यास खान वो फिरोज अकबर खान को लंदन गई थे।
जहाँ उनकी रोमानियत से भरपूर जिंदगी में कबीर की उतरी हुई जो शेर के सामने सवा शेर साबक हवा और यूनान बोलना चाहते हुए भी इस पे निकालने ऐसी फंसी के चाहते हुए भी निकल न सकी है वो रोमानी कपल यकीन पंख दोनों के ऊपर को मस करे भारी ढल का आवाज के साथ हाथ में जा ये कभी आफिसदार के करीब पहुंच गया। यही इनकी जिंदगी का वदन था जो न सिर्फ हसन की बीवी महा पर काबिज था बल्कि फेरोज की जिंदगी को आजाद बनाने में से एक अजीब सी खुशी मिलती थी। माई सभी दर्दन ये वो जान और अपने खूबसूरत हाथों से एक जान अपने साबिका शोर और एक जान अपने मौजूदा शोर के लिए बना वो शराब नहीं पीता पिबोना मुस्तफ फेरोज आना सही रहा का हाथ का जान भी सही यकीन करो पर की सर्दी में ये जान तुम्हारा बहुत आने वाला है कबीर के लहजे की पसंद किसी तलवार की कहा फेरोज जख्मी कर गई। कबीर अपना कोट उतारते हुए खुद को मार के करीब कर चुका था अगरचे कबीर के सर पर कोई बाल नहीं थे मगर अकल बहुत थी। अपने चेहरे के मजबूत नकोश पर अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते वो मुखालिफ पर राब तैयारी कर देता था। तन्हाई कितनी बड़ी चीज है माँ इसका एहसास मुझे तुमसे मिलने के बाद हवा है। अगर तुम मेरी जिंदगी में न आती तो मैं कभी इस हकीकत को नहीं जान पाता। वो जान लेते उसके मजीद करीब होते हुए बाजू उसकी पश्चिम से घुमाते हुए इससे करीब कर गया था वो उससे कभी पर मेरी बीवी और मुझे तुम्हारे करीब आने से तुम्हारा ये साहब खुशबू भी नहीं रोक सकता। आप बेगम वो हसीने अंदाज में आंख से देख उसकी मजाक हो कचल का उसे दबूब चुका मुस्तफ फेरोज रेजिम को समझाओ क्यों मैं क्या कर सकता हूँ और क्या मैं फेरोज खामोश होकर रहना। फायर इस मिशन की नींव चली गई है। उम्मीद है कि तुम मिशन मुकम्मल होने के बाद अपने वादे के मुताबिक माह को तलाक दो गए। मुस्तफ फेरोज मिशन मुकम्मल होने तक मैं इस ताकत पर कोई गुफ्तगू नहीं चाहता। फिलहाल मुझे मेरी बेगम के साथ तहल छुपानी खैर अंदाज में उसको आते हुए कभी अपने फेरोज के चेहरे को देखा और फिर वहाँ के ओको को उतारते हुए कंधों से नीचे उतार का और इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। कभी तुम मेरी बीवी हो वहाँ फिर खूबसूरत हो जाकर दिमाग बीवी और मैं कुछ भी कर सकता हूँ वैसे भी ये बात तुमसे बढ़कर और जान सकता है। माई डार्लिंग कबीर अपनी अंदरी इसकी दागों पर फेरते हुए गर्दन पर लाया था। तुम चाहो तो यीशु यहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते हो। फिरोज अकबर खान आई वन माइंड कबीर की आवाज फिरोज इन सुनी करता वहां से निकल गया था। फिरोज अकबर खान जैसा घमंडी नौजवान कभी सोच भी नहीं सकता था कि कुदरत उसे कभी इतना बेबस कर देगी। यही तो कुदरत का कमाल है कि वो कभी किसी की तरफ हिसाब बाकी नहीं रखती। कुदरत मिजान में माशा माशा ग्राम ग्राम पूरा पूरा तोड़ती है और फिर हिसाब बड़े लिहाज पे उन्हें पर मार देती है। तुम अच्छे से जानती हो माह के ये तेवर देखा कर तुम खुद को मुझसे दूर नहीं कर सकती। वो माह के चेहरे पर मौजूद वसे को देखकर जेर दब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा था जो इसकी गिरफ्त से निकलती दूर। माह को कबीर से नफरत थी। इसने कबीर से अपना शोहर तस्लीम नहीं किया था। अगर उसे अंदाजा होता कि कबीर इस रस्मी निकाह के बाद इतनी तेजी से रंग बदल जाइएगा तो वो कभी ये कदम न उठाती। वो कबीर से दूर भी जा रही थी कि दरवाजे पर पहुंचते ही कबीर ने से फरार हासिल करो। वहाँ डार्लिंग वो उसके कंधों को दबोचते हुए उसे दीवार के साथ लगा चुका था। कभी डर जाओ इस वक्त से जब कुदरत का इजाब तुम्हें न देगा। हाँ वहाँ तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ वो तकबर फूक करता है और वैसे भी तुम जैसी हसीना कुदरत का तहफा होती है। अजाब नहीं कबीर के हाथ कंधों से खसकते हुए उसके सीने तक आए थे जिनको झटकने की नाकाम कोशिश में महा कबीर की बातों में जकड़ी गई थी। तुम्हारे यही तेवर मुझे मजबूर करते हैं कि मैं तुम्हें कभी तलाक और कभी चेहरा उसके कार के करीब ले जाकर दाना पेशते हो सरगोशी कर का अजावत के नतीजे में अपनी कराया उसके हाथों में दे बैठे। इसने एक झटके से उसकी शर्ट को खींच कर उतार डाला था। वैसी दरिंदे क्या तुम फिर से मेरा रेप करना चाहते हो? बीवी के साथ किया गया कोई भी काम रेप की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता। कबीर से धकीरते हुए दीवार के साथ लगा का अपनी जबान और नफस इसकी गर्दन पर देने लगा। उसकी मजाक करने के लिए वो उसकी दोनों कराया दीवार के साथ लगाते हुए उसकी टांगों के दरमियान अपनी टांग घसा कर से बस कर चुका। इसके होंठ इसकी गर्दन के ज़ैफ़ों को चुपने में मसरूफ हो गए थे।